बैक टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब बात करते हैं थोड़ी सी खेल कूद की, क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। तीसरा T20 पाकिस्तान ने जीत ही लिया भाई। 2 मैचेस हारने के बाद, सीरीज हारने के बाद तीसरा मैच जीत तो लिया। शुड वी बी हैप्पी और सैड? ये बता दो मुझे। I'm इमोजी confused. एक चाहिए मुझे, आप बताएं। खुश हो या अफसोस करें? नहीं है, कोई नहीं है। तो शाइनों के आखिरी मैच में जो खेला, शाइनों ने अच्छा खेला बांग्लादेश के खिलाफ। आखिरी T20 मैच में 74 रन से फतह अपने नाम की। 179 रन का टारगेट पाकिस्तानी शाइनों ने दिया बंगाल टाइगर्स को, और वो 104 रन पर आउट हो गए। साहबजादा फरहान ने 63 रन बनाए, अच्छा खेले। मोहम्मद नवाज ने 27 रन बनाए, साइम अयूब ने 21 रन बनाए, और पाकिस्तानी बैटर्स कुछ चल गए। मेरे ख्याल जब आपके ऊपर से प्रेशर खत्म हो जाता है ना कि अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता जीते या हारे, तो बेस्ट परफॉर्मेंस तब होती है। क्या बात है। इंपॉर्टेंट जो मैच होता है उसमें प्रेशराइज है और फिर उसके बाद हार जाते हैं। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग ज़ुहैब और नाज़िया, आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह। आज अच्छी सुबह है कि आज हम क्रिकेट की अच्छी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़े मार्जिन से मैच जीता है। लेकिन देखें, हमारी ये यंग टीम है जिसमें ना बाबर है, ना रिजवान है, ना शाहीन है, ना नसीम शाह है। लेकिन अभी भी इस टीम में थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। लेकिन मेरा ख्याल पहले 2 मैचेस जो हम हारे, सीरीज हार गए, उसके बाद एक तो बांग्लादेश थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, या वो अपने कुछ नए लड़के ट्राई करना चाहता था। उन्होंने एकदम से आधी टीम चेंज कर दी। 5 उन्होंने तब्दीलियां की, 5 लड़कों को उन्होंने खिलाया नहीं। लेकिन हम जहां पर गलती कर रहे थे, साहबजादा फरहान जो कल प्लेयर ऑफ द मैच थे, पहले 2 मैचेस में हमने उनको खिलाया नहीं। हालांकि जो पिछली सीरीज होम सीरीज थी उसमें साहबजादा फरहान ने लाहौर में भी एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो हेड कोच है, हमारे जो कप्तान है, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स पर ज़ोएब इन्हिसार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब तक हम स्पेशलाइज प्लेयर्स की तरफ नहीं जाएंगे तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे। अभी भी इस टीम में जो कल जीती है, मुझे मोहम्मद हारिस समझ नहीं आ रहे। मोहम्मद हारिस को हम सबसे इम्पोर्टेंट जो बैटिंग पोजीशन है 1 डाउन, उस पर खिलाते हैं। लेकिन इन तीनों मैचेस में जिस तरह वो स्ट्रगल करते हैं, कभी क्रॉस मारने की कोशिश करते हैं, कभी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। स्कूप कर रहे होते हैं, कभी स्कूप कर रहे हैं, कभी रिवर्स करने की कोशिश कर। अभी आए हो, अभी बैठो तो सही, विकेट को तो देखो। मतलब उनका अजीब ही, किसी ने उनको बताया, कोई ट्रेनिंग हो रही है उनकी कि आपने मैक्सवेल बन जाना है बस। क्या बनना है? ग्लेन मैक्सवेल हैं ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा। बहुत ही फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है। तो ये हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, अच्छा टैलेंट है, जरा सा विकेट पर रुके तो, स्ट्रेट बैट से खेले तो, ये क्या कर रहा है? जल्दी चले। वो भी करंट टीम में मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप साहबजादा फरहान और साइम अयूब से इनिंग्स ओपन करें। 1 डाउन पर मेरे ख्याल में फखर जमान को लाने की जरूरत है। अगर आपको खिलाना ही है हारिस को, तो फिर हारिस को नीचे लेकर आए 5, 6 या 7 नंबर पे। हारिस यहाँ पर सूट नहीं करते। ये वो पोजीशन है जहां आपको इनिंग्स एंकर करना होती है। लेकिन तीनों मैचेस में जिस तरह हारिस स्ट्रगल कर रहे थे, मेरे ख्याल में हारिस टेक्निकली काफी वीक है, उन पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो 1 डाउन पोजीशन पर मेरे हिसाब से अगर इस करंट टीम को देखें तो फिर फखर जमान जो है वो बेहतर लगते हैं। और साहबजादा फरहान को क्यों नहीं खिलाया 2 मैचेस में? ये कुछ समझ ही, या तो हल्का ले लिया बांग्लादेश को कि हम ठीक है अपने इन यंगस्टर्स को जरा ट्राई कर लेते हैं, अच्छा अगर कोई खेलता तो उसमें, यही वजह क्या थी? देखिए, साहबजादा फरहान की अगर हम डोमेस्टिक सर्किट में भी परफॉर्मेंस दें, पिछले कई सालों से वो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, फर्स्ट क्लास में और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि क्या सिलेक्शन हुई। वो चाहते थे कि शायद पहले वो फखर और साइम पर जाना चाहते थे, जब फखर ना चल सके तो उन्हें आराम दिया गया, फिर साहबजादा फरहान को लाया गया। मेरे ख्याल में नौजवानों को बजाय ये कि हम बाहर बिठाकर प्रेशर बिल्ड करें उन पर, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। सही है। तो साहबजादा फरहान जिस तरह के बैट्समैन हैं, मुझे तो बड़े दिलेर लगे कि उन्होंने चौके छक्के भी मारे, जहां पर सिंगल की जरूरत थी, स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे।
तो मेरे ख्याल में एक कंप्लीट पैकेज है। वकीला पर मुझे बताएं कि अभी ये वो तो हो गया। जोहेब एशिया कप आ रहा है ना, हाँ, ये इसकी जरा बात, उसकी भी क्या बात है भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने एक सवाल आपको इम्प्रेस करने के लिए रखा हुआ था अभी। चलें, माजिद भाई बताएं कि ये एशिया कप जो है ये किस तरफ जाता है, वो आपको दिखाई दे रहा है? इसमें अब इंडिया का क्या क्या, अब वो क्या करेंगे? कोई ना कोई शरारत मस्ती तो करनी है उन्होंने, तो क्या प्लान होगा इस दफा उनका अगेंस्ट देखिए, जिस तरह इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा कि इस मीटिंग में इंडिया नहीं आएगा, ये मीटिंग नाकाम हो जाएगी, ढाका में मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी। कल 100% जो हाजिरी थी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स की थी। इंडिया आ तो ना सका, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट थे राजेश शुक्ला, उन्होंने वीडियो लिंक पर मीटिंग अटेंड की। श्रीलंका बोर्ड के चेयरमैन वो भी बीमार थे, वो भी वीडियो लिंक पर थे, तो 100% हाजिरी थी। अब क्योंकि मेजबान मुल्क इंडिया है, तो पहले 6 टीमों का ये टूर्नामेंट हो रहा था, अब बढ़ाकर 8 टीमों का कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंडिया ने स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर टाइम मांगा है एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि जब थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद लग ये रहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में 2 डेट्स हैं। एक तो 5 सितंबर को कहा जा रहा है कि एशिया कप शुरू होगा, दूसरा 7 या 8 सितंबर और कहाँ होगा बड़ी साहब? ये दुबई में? जी हाँ, इन्होंने जो यूएई के जो 5 ग्राउंड है, शारजा, दुबई, अबू धाबी, ये 5 ग्राउंड्स बुक करवा लिए हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। मैं भारत का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एशिया कप का इस बार होस्ट भारत है। हाँ। लेकिन जो बताया जा रहा है कि अबू धाबी और दुबई 2 ग्राउंड ऐसे होंगे जिन पर ये टूर्नामेंट होगा। तो यूएई मुमकिन तौर पर एशिया कप का मेजबान मुल्क है। तो यानी होगा एशिया कप, आप ये चीज अभी तक समझ रहे हैं कि एशिया कप बाकायदा होगा, या तो 5 को होगा या 7 को होगा, जब भी, और भारत भी आएगी, सारी टीम्स आएगी। चलिए, न्यूट्रल ग्राउंड वाली बात तो अच्छी है, लेकिन क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा? ये वाला ये भी एक सवाल है। देखिए, भारत आपको पता है कि चालाक तो है, होशियार भी है। जब तक बिल्ली थैले से ना आ जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम क्योंकि मोहसिन नकवी साहब प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के और पीसीबी के भी चेयरमैन है, तो उन्होंने जो कल मीडिया टॉक की वो तो काफी होपफुल है कि अगले चंद दिन। और देखे ना, भारत तो होस्ट है, भारत ये इतने पैसे जो आएंगे पाक भारत मैच से, ये क्यों छोड़ेगा? ये बात है ना, तो इसलिए वो बड़ा पब्लिक इतनी है, देखने कौन आएगा फिर? जी। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक तरीकेकार है, भारत कहता है कि जिस तरह पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो 4 टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, इनको इस टूर्नामेंट से $3.5 लाख मिलते हैं टूर्नामेंट खत्म होने के बाद। लेकिन भारत वो मुल्क है जो कहता है कि जी हम अपने हिस्से की रकम, ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, हम अपने हिस्से की रकम जो एसोसिएट कंट्रीज है उनको दे देते हैं। तो जो मुझे सुनने में आया कि भारत अपने हिस्से का शेयर एशिया कप से लेता नहीं। अच्छा, ठीक है, चले, सही है, ये भाई आपने अपडेट कर दिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और एशिया कप तो होने जा रहा है, बहुत सारे बड़ा लोगों इंटरेस्टिंग की होगा वैसे ये, लेकिन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश ये भी है कि पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहिए, खेलना ही नहीं चाहिए, कि वो कहें कि इस दफा कि हम आपके साथ नहीं खेलते। जब वो उनका दिल चाहता है तो कह देते हैं कि जी हम पाकिस्तान टीम के साथ खेलना चाहिए, खेल के हराना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब वो हमेशा डिसाइड नहीं करेंगे कि जी जिस तरह उन्होंने अभी लेजेंड्स चैंपियनशिप में किया, बड़ी बदतमीजी की बात है। हमें भी एक आध दफा हमें भी कह देना चाहिए, गो टू हेल, वी आर नॉट प्लेइंग। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग।